Welcome dear students of class 12th. Today we are going to understand series LCR circuit and this is alternating current lecture 6. So let us start series LCR circuit. LCR सर्किट में सीरीज LCR सर्किट किसे बोलेंगे? जिसमें L, C और R सीरीज में होंगे, यानी इंडक्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टर को हम सीरीज में यूज़ करेंगे और इस सर्किट का एक फेजर डायग्राम बनाकर हम नेट वोल्टेज यानी रिजल्टेंट वोल्टेज, रिजल्टेंट फेज ये सब कैलकुलेट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। सीरीज LCR सर्किट में क्या है, हम एक इंडक्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टर इन तीनों को सीरीज में जोड़ देते हैं। इंडक्टर L, कैपेसिटर C, रेसिस्टर R। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको लिखते हैं VL, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको VC और रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको VR। क्योंकि आपको पता है कि सीरीज में सेम करंट फ्लो करती है थ्रू ऑल कंपोनेंट्स। सो सीरीज LCR सर्किट हम किसे कहेंगे? एन AC सर्किट हैविंग इंडक्टर L, कैपेसिटर C and resistor R in series is called series LCR circuit। अब हमें इस सीरीज LCR सर्किट के अंदर रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट फेज निकालना है और इसका टोटल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इसका फेजर डायग्राम बना दें सीरीज LCR सर्किट का, तो वो फेजर डायग्राम कैसा होगा इसे हम समझ लेते हैं। तो फेजर डायग्राम सीरीज LCR सर्किट का देखते हैं एक बार। ये देखो, आपको पता है कि L सर्किट में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करता है, तो ये हो गया VL। और R सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में होते हैं और C सर्किट के अंदर जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री पीछे रहता है। तो यहाँ पर देखो, इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अब कंडीशन, इसमें कुछ कंडीशंस आ जाते हैं। हो सकता है कि सर्किट के अंदर इंडक्टर की वैल्यू, इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो और कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो, या हो सकता है कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा हो और इंडक्टेंस की वैल्यू कम हो। तो वैसे केस में हमें कुछ स्पेशल केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि अगर सर्किट में मान लो VL VC से ज़्यादा हो, यानी फर्स्ट है आपका इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। मान लो इस सर्किट जो है इसमें इंडक्टेंस ज़्यादा है, इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है, यानी VL की वैल्यू, वोल्टेज अक्रॉस L VC से ज़्यादा हो। तो ऐसे केस में रिजल्टेंट वोल्टेज कैसे निकलेगा?
तो उसके फेजर डायग्राम में ये डिफरेंस आ जाएगा कि अब नेट वोल्टेज हम VL की तरफ दिखाएंगे। तो ऐसे केस में ऊपर VL में से VC सब्ट्रैक्ट होकर VL माइनस VC अपवर्ड हो जाएगा, और VR का जो डायग्राम है, जो डायरेक्शन है, वो एज इट इज VR ऐसे है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट के डायरेक्शन में। यहाँ VR और I सेम डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम लॉ से हम इसके बीच में ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट का एक सिंपल सा फेजर डायग्राम है। इस ट्रायंगल का आप नाम लिख दो OAB, और पैरेललोग्राम का नाम हो गया OABC। इस एंगल को हम मानते हैं रिजल्टेंट फेज, जो यहाँ पर हमने दिखाया है फाई। तो इस केस में हमें सबसे पहले निकालना है कि रिजल्टेंट वोल्टेज कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसमें समझते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस L कितना होता है। तो हमने पढ़ा है VL इक्वल्स टू I इंटू XL। वोल्टेज अक्रॉस C मतलब कैपेसिटर, वो कितना होता है VC इक्वल्स टू I इंटू XC। वोल्टेज अक्रॉस R वो होता है VR इक्वल टू IR। तो इनका जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो हम यहाँ से निकालेंगे। इस ट्रायंगल OAB में जो OB है, या पैरेललोग्राम OABC में OA और OC एडजेसेंट साइड्स हैं, तो इसका रिजल्टेंट इस डायगोनल के अलॉन्ग होगा, अलॉन्ग OB। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट वोल्टेज आ जाएगा, रिजल्टेंट वोल्टेज वो होगा V इक्वल्स टू रूट में, देखो OC कितने के बराबर है VL माइनस VC, तो उसका स्क्वायर, प्लस VR का स्क्वायर, और आपको ऊपर से ये वैल्यूज रख देनी है VL की, VC की और VR की इस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा VL माइनस VC में हम क्या कॉमन कर लेंगे, VL है IXL, VC है IXC, तो I कॉमन, XL माइनस XC, तो ये I का स्क्वायर हो जाएगा, XL माइनस XC का स्क्वायर, प्लस ओम्स लॉ से VR है IR, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर। तो V इक्वल्स टू हो जाएगा I कॉमन, दोनों टर्म में से I स्क्वायर कॉमन होगा, रूट कर लेंगे तो I आ जाएगा बाहर, और ब्रैकेट में हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो ये आपका रिजल्टेंट वोल्टेज हो गया। इसमें हम V इक्वल्स टू जो हमारा रिजल्ट आया है रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, V इक्वल्स टू I इंटू इतना आया है जो हमारा। तो ये जो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर है, इसको एक कांस्टेंट बोलेंगे इम्पीडेंस। ये है इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट, और ये Z के इक्वल होगा, और Z हो गया रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो ये हमारा जो है रिजल्टेंट वोल्टेज आ गया V। इसको आप ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हो, V इक्वल्स टू रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन से, V इक्वल्स टू I रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, या अगर हम यहाँ पर इसको Z मान लेते हैं तो V की वैल्यू IZ भी हो जाएगी।
तो यहाँ Z इम्पीडेंस है, Z की वैल्यू है रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो ये था आपके इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट में रिजल्टेंट वोल्टेज। अब आते हैं इसमें रिजल्टेंट फेज कितना हो जाएगा, यानी ये एंगल फाई निकालेंगे। तो होप सो ये बहुत ही इजी था, आप समझ गए होंगे। अब आते हैं इसमें रिजल्टेंट फेज निकालने के लिए। तो अब आते हैं इस पैरेललोग्राम से हम कैलकुलेट करते हैं tan फाई। तो इस पैरेललोग्राम में इन ट्रायंगल ओ ए बी, इसमें tan फाई देखो कितना हो जाएगा, tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हो गया ए बी अपॉन ओ ए बी जो लेंथ में है वो वी एल माइनस वी सी के बराबर है। तो वी एल माइनस वी सी अपॉन ओ ए देखो वी आर के बराबर है, एक्स एक्सिस ओ ए वी आर के बराबर है, उसी वी एल माइनस वी सी के बराबर है, तो अपॉन वी आर। अब वी एल कितना था आई एक्स एल, वी सी कितना था आई एक्स सी, तो ये हो जाएगा आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी बाई ओम्स लॉ से वी आर हो गया आई आर, आई कॉमन करके ये हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन ये है आर, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो tan फाई कितना आ जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर। और अगर हम एक्स एल को ओमेगा एल लिख दें, एक्स सी को 1 बाई सी ओमेगा लिख दें, तो tan फाई कितना हो गया बेटा, tan फाई देखो इसमें से पुट कर देते हैं ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा अपॉन आर, या फाई को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। फाई इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा अपॉन आर। तो यहां एक्सएल था कैपेसिटिव रिएक्टेंस ओमेगा एल, और एक्सएल था इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल, और एक्ससी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 बाई सी ओमेगा। तो ये हमारा रिजल्टेंट फेज आ गया, और इससे पहले हमने निकाला था रिजल्टेंट वोल्टेज। तो अब आते हैं कि अगर सर्किट में मान लो कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा है इंडक्टर के इंडक्टेंस से, तो अब कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट में क्या इफेक्ट आएगा। तो नेक्स्ट है आपका अब कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट। कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट, कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट में क्या होगा कि Vc ग्रेटर देन VL, और इसका जब हम फेजर डायग्राम बनाएंगे तो वो इस तरीके का होगा। नीचे हमें दिखाना होगा Vc माइनस VL, और I के डायरेक्शन में VR है, और ये इसका रिजल्टेंट आ जाएगा along the diagonal of the parallelogram। तो इसमें हम इसको ऐसे इंडिकेट कर देंगे, इसका नाम लिख देते हैं O A B C, और रिजल्टेंट फेज मतलब होता है कि करंट से रिजल्टेंट वोल्टेज जो है कितना एंगल बना रहा है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज का करंट से एंगल हम फाई मानते हैं, तो tan फाई हमें निकालना पड़ेगा जैसा हम पहले कर रहे थे। तो कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट में रिजल्टेंट वोल्टेज कितना हो जाएगा चेक कर लेते हैं। रिजल्टेंट वोल्टेज ये हो जाएगा V इक्वल्स टू रूट में, देखो वैसे ही है, दो एडजेसेंट साइड है VR और नीचे है Vc माइनस VL। नीचे क्यों मरा है Vc माइनस VL, क्योंकि आपको पता है
कि कैपेसिटेंस में जो वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री लैग करता है, तो नीचे की तरफ VC है और VL से ज़्यादा होने के कारण VC माइनस VL नीचे है और VR I के डायरेक्शन में है। VR मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस। तो V इक्वल्स टू हो गया VR का स्क्वायर प्लस VC माइनस VL, यहाँ हो जाएगा VC माइनस VL का स्क्वायर। लेकिन आपको तो पता है कि VC माइनस VL लिखो और उसका स्क्वायर कर दो, चाहे VL माइनस VC का स्क्वायर कर दो, ये तो दोनों इक्वल ही आते हैं। A माइनस B का होल स्क्वायर वही होता है जो B माइनस A का होल स्क्वायर होता है। तो ऐसे केस में रिजल्टेंट वोल्टेज पर कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो यहाँ VR के जगह पे ठीक वैसे ही लिख देंगे I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस VC माइनस VL की जगह हो जाएगा IXC माइनस IXL का होल स्क्वायर, और I स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा I बाहर आ गया और रूट में R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ये तो वैसा ही रिजल्ट आ गया जैसा हमारा पहले आ रहा था इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट में। तो V इक्वल्स टू हो गया I और ये Z, सेम रिजल्ट आया। यानी इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट हो या कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट, उसमें रिजल्टेंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों का एक ही इक्वेशन आएगा। तो रिजल्टेंट वोल्टेज ये आया V इक्वल्स टू IZ, चाहे V इक्वल्स टू रूट में VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर। ये इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट में भी आ रहा था। और Z की वैल्यू जो आई है इम्पीडेंस, वो उतनी ही आई है जितनी कैपेसिटेंस, जितनी इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट में आई थी उतनी ही कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट में आई है। अब आते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है उसके कंपैरिजन में। तो इसमें जो डिफरेंस आएगा वो फेज का डिफरेंस आएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि फेज कितना हो जाएगा। तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज आ गया। अब हम फेज चेक कर लेते हैं। रिजल्टेंट फेज, तो अगर हम रिजल्टेंट फेज निकाल दें तो ये हो जाएगा tan phi इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी AB अपॉन बेस OA। तो जो AB है देखो कितने के बराबर है, वो VC माइनस VL के बराबर है, और बेस OA के बराबर है और OA VR के बराबर है। तो हम VC के प्लेस पे लिख सकते हैं IXC, VL के प्लेस पे IXL अपॉन IR ओम्स लॉ से। तो यहाँ I हमने कॉमन कर लिया और ये हो गया XC माइनस XL बाई R। ठीक वैसे ही I कैंसिल आउट हो जाएगा और tan phi की वैल्यू हमें मिल जाएगी, XC की जगह फिर लिख दो 1/c ओमेगा, XL के प्लेस पे ओमेगा L और बाई R। सो दिस इंप्लाइज दैट phi इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1/c ओमेगा माइनस ओमेगा L अपॉन R। तो ये हमारा रिजल्टेंट फेज आ गया। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया रिजल्टेंट फेज, रिजल्टेंट वोल्टेज इन इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट एंड कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट। अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं रेजोनेंस का केस, कि सीरीज LCR सर्किट में रेजोनेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। सो अब हम अगला सीरीज LCR सर्किट का हम रेजोनेंस कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं, यानी सीरीज LCR सर्किट का इलेक्ट्रिक रेजोनेंस कब होता है। तो सबसे पहले हम रेजोनेंस का मतलब समझेंगे क्या होता है।
तो आपको पता है इन LCR सर्किट में जो करंट निकालना हो तो हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा I = V/Z, वेयर Z को हम बोलते हैं इम्पीडेंस और Z की वैल्यू होती है रूट में R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अगर XL की वैल्यू XC के बराबर हो जाए तो XL माइनस XC क्या हो जाएगा? 0। तो इम्पीडेंस की वैल्यू सर्किट में मिनिमम हो जाएगी इक्वल टू √R²। तो √R² कितना हो जाएगा? R। तो सीरीज LCR सर्किट में रेजोनेंस के केस में इम्पीडेंस जो है वो मिनिमम हो जाता है, रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाता है, यानी सीरीज LCR सर्किट जो है प्योर रेसिस्टिव सर्किट जैसा बिहेव करती है। यानी LCR तीनों के होने के बावजूद भी Z मिनिमम कितने के बराबर है, यानी Z मिनिमम होके कितने के बराबर है? रेजिस्टेंस के। तो इट विल बिहेव लाइक अ प्योर रेसिस्टिव सर्किट। सो I इस केस में I मैक्सिमम हो जाएगी, I0 इक्वल टू हो जाएगा V/Z मिनिमम, और Z मिनिमम की वैल्यू R है, तो यहाँ से ये कितना हो गया? V/R। तो सीरीज LCR सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाती है रेजोनेंस कंडीशन में। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो XL है वो XC के बराबर होना चाहिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो I इक्वल टू हो गया मैक्सिमम I0 इक्वल टू V/R। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे रेजोनेंस को, इसको एक बार समझ लेते हैं। हेंस इलेक्ट्रिक रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट इज द कंडीशन, ये एक कंडीशन है या फिनोमिना भी कह सकते हैं, इज द कंडीशन इन विच सर्किट allows the maximum current if inductive reactance XL becomes equal to capacitive reactance XC। तो ये कंडीशन है जिसमें करंट एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम हो जाती है। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम होगी उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। द फ्रीक्वेंसी एट विच LCR circuit allows maximum current is called रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। उसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के केस में सीरीज LCR सर्किट में अगर XL XC के बराबर हो जाए तो सर्किट विल अलाउ मैक्सिमम करंट।
अब आते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो सिंस XL इक्वल्स टू XC, ये कंडीशन है रेजोनेंस के लिए, तो XL इक्वल्स टू होता है ओमेगा L और XC होता है 1/C ओमेगा। तो यहां से ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1/LC। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC हो जाएगा ये, और 1/√LC को हम बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता है ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf, तो 2πf कितना हो गया 1/√LC, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2π√LC। तो ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसको हम FR करके लिख सकते हैं। तो सीरीज LCR सर्किट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है इसमें FR इक्वल्स टू 1/2π√LC, जहां L क्या है इंडक्टेंस, C क्या है कैपेसिटेंस और FR है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब आते हैं कि ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है, अगर हम इसे ग्राफ पर इंडिकेट करना चाहें तो कैसे इंडिकेट करेंगे। तो अब हम एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस कर्व। तो हम बना रहे हैं रेजोनेंस कर्व, रेजोनेंस कर्व। तो हम क्या करेंगे कि करंट और फ्रीक्वेंसी F में हम एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं, इसको रेजोनेंस कर्व कहते हैं। अगर हम इस ग्राफ को बनाएंगे तो उसका ग्राफ का शेप ऐसे आएगा। ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसमें उस पर सर्किट के अंदर करंट मैक्सिमम हो जाती है, I इक्वल्स टू I0। I0 हो जाता है V/R। कब? एट फ्रीक्वेंसी F इक्वल्स टू FR, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर। और इसके साइड में हम दो फ्रीक्वेंसीज ले सकते हैं, F1 और F2। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिस पे करंट सडनली सर्किट के अंदर माना जाता है कि मैक्सिमम हो जाती है। F1 और F2 की जगह अगर हम इसमें ओमेगा करके भी दिखा दें, मान लो हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में बनाना चाहते हैं, तो इसको हम I और ओमेगा के केस में भी ऐसे दिखा सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी I और ओमेगा। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा ओमेगा R रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये है ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, यानी इस पर जो करंट होगी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पर वो IRMS के बराबर होती है, यानी I0/√2। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट I0 के बराबर है और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पर ये I0/√2 के बराबर है। तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर कॉल्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज क्यों? क्योंकि इस पर जो आउटपुट या आउटपुट पावर है, देखो इनपुट पावर कितना है हमारा, इनपुट पावर है I0² R।
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, और आउटपुट पावर कितना आ जाएगा, तो P इक्वल्स टू हाफ पावर फ्रीक्वेंसी IRMS का स्क्वायर इंटू आर। तो ये जगह IRMS होता है I0/√2, इसका स्क्वायर इंटू आर कर देंगे, तो ये जगह I0 स्क्वायर R/2। तो ये है इनपुट पावर का हाफ, तो P इनपुट बाई हाफ। तो ω1 और ω2 को हम बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। इन पर जो आउटपुट पावर आता है वो इनपुट पावर का हाफ आता है। तो ये था हमारा रेजोनेंस कर्व। रेजोनेंस कर्व में हम करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ बनाते हैं। तो अगर हम 3 अलग अलग रेजिस्टेंस लेकर इसको इंडिकेट करें रेजोनेंस कर्व को, तो देखिए उसका पैटर्न कैसा होगा। ये y एक्सिस पर तो हमने करंट दिखा दिया, x एक्सिस पर हमने फ्रीक्वेंसी दिखा दी। तो अगर हम 3 अलग अलग कर्व ड्रॉ करें, ये फर्स्ट कर्व हो गया, ये सेकंड कर्व हो गया और ये थर्ड कर्व हो गया। तो 3 अलग अलग कर्व पर आप यहां पर ध्यान दो, तीनों कर्व में मान लो हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को सेम रखते हैं FR, और रेजिस्टेंस चेंज कर देते हैं, तो क्या इंपैक्ट होगा। तो यहां देखो हम 3 अलग अलग रेजिस्टेंस ले लेते हैं R1, इसमें जो रेजिस्टेंस लेते हैं R2, और ये इसमें ले लेते हैं रेजिस्टेंस R1। तो तीनों में जो है पीक वैल्यू ऑफ करंट यानी मैक्सिमम करंट जो है वो अगर ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो अलग अलग आएगी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो सेम है, बट तीनों में अगर हम चेक करें तो करंट की पीक वैल्यू अलग है। R1 में I01, R2 में I02 और I3 में, यहां हम इसको R3 मान लेते हैं, तो I03। तो इस तरीके से ये रेजोनेंस कर्व को रेजिस्टेंस के साथ दिखाया जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि I0 जो हमने निकाला था वो V/R के बराबर आया था, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहां पर हम चेक कर लें तो कौन सा रेजिस्टेंस सबसे कम है। यहां पर जो सबसे कम रेजिस्टेंस है वो R1 है, जिस पर करंट मैक्सिमम है I01। इसके बाद R2 पर करंट है I02, R3 इस पर करंट है I03। तो सिंस R1 इज लेस देन R2 एंड R2 इज लेस देन R3, इसलिए I01 इज ग्रेटर देन I02 and it is greater than I03 at same resonant frequency। तो सेम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होने के बाद भी अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो मोर इज द रेजिस्टेंस, लेस इज द मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो इस तरीके से ये जो LCR सर्किट है इट बिहेव्स एज ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट, यानी इसमें R के ही चेंज होने पे करंट चेंज हो रही है। L और C से का वेरिएशन हम नहीं कर रहे हैं, R के वेरिएशन करने पे I में वेरिएशन आ जा रहा है। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट LCR सर्किट दोनों का बिहेवियर एक जैसा हो गया एट रेजोनेंस। तो आज हमने ये स्टडी किया है कि इलेक्ट्रिक सीरीज LCR सर्किट क्या होती है, उसमें रेजोनेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, और रेजोनेंस कर्व निकाला। इस वीडियो में लेक्चर 6 में हमने इतना कंप्लीट किया है। इससे प्रीवियस
वीडियोस देखना हो तो आप उसे लेक्चर 5 में देख सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अमेजिंग फिजिक्स ट्यूटर चैनल।